हेलो एवरीवन, वेलकम टू BN बाय IAS। हमारी लास्ट वीडियो में हमने रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 के बारे में जाना था कि किस तरह ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट रेगुलेटिंग एक्ट लेकर आई थी। आज की इस वीडियो में हम एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 एंड पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 की बात करेंगे। तो रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 के ड्रॉबैक्स को दूर करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ये दोनों एक्ट लेकर आई थी। कौन कौन से? एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 एंड पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। तो सबसे पहले हम यह जान लेते हैं कि रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 में ऐसी क्या कमियां थी कि उन्हें दूर करने की ज़रूरत महसूस हुई। तो हम जानते हैं इसके ड्रॉबैक्स। तो जैसा कि हम जानते हैं कि रेगुलेटिंग एक्ट में बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसी के जो गवर्नर्स थे उनको बंगाल के गवर्नर के अंडर कर दिया था और बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया था। अब सारी एडमिनिस्ट्रेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी थी? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की। ठीक है, पर वो एक्चुअल में इतना पावरफुल था नहीं जितना दिखाई दे रहा था, क्योंकि उसे कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपनी एग्जीक्यूटिव काउंसिल से बात करनी पड़ती थी और एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेजॉरिटी वोट्स मिलने के बाद ही कोई डिसीजन फाइनल होता था। यानी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की जो पावर्स थी वो क्या थी? लिमिटेड थी। ठीक है। दूसरी कमी जो रेगुलेटिंग एक्ट में थी वो ये थी कि बॉम्बे और मद्रास के गवर्नर्स को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के अंडर तो कर दिया था, पर ये चीज़ डिफाइन नहीं थी कि कौन से सब्जेक्ट पर वो लोग इंडिपेंडेंटली डिसीजन ले सकते हैं एंड किन सब्जेक्ट्स पर दे नीड टू आस्क द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। यानी कि सब्जेक्ट जो थे वो क्लियरली डिफाइन नहीं थे। तीसरी कमी रेगुलेटिंग एक्ट में ये थी कि गवर्नर जनरल और सुप्रीम कोर्ट में कॉन्फ्लिक्ट होता रहता था। ठीक है, क्या था कॉन्फ्लिक्ट? क्योंकि दोनों की पावर्स क्लियरली डिफाइन नहीं थी। जब गवर्नर जनरल कोई बिल पास करता तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो उसे कभी रजिस्टर ही नहीं करता था। ठीक है, तो इन सब ड्रॉबैक्स को दूर करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने दो एक्ट पास किए। कौन कौन से? एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 एंड पिट्स इंडिया एक्ट 1784। ठीक है, तो पहले हम जानते हैं एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 के बारे में। ठीक है, एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 का मेन मोटिव था कि सुप्रीम कोर्ट और गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की पावर्स को अलग अलग डिफाइन किया और कहा गया कि रेवेन्यू रिलेटेड जो भी मैटर्स हैं उसमें सुप्रीम कोर्ट कोई भी इंटरफेरेंस नहीं करेगा। ठीक है, एंड इस एक्ट में क्या कहा गया कि मुस्लिम्स के लिए मुस्लिम लॉ और हिंदूज़ के लिए हिंदू लॉ को फॉलो किया जाएगा। ठीक है, तो एक्ट ऑफ सेटलमेंट में बेसिकली गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को फेवर किया था और उसे सुप्रीम कोर्ट से सुपीरियर बना दिया था। तो ये था हमारा एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781। ठीक है, अब हम बात करते हैं पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 की। तो रेगुलेटिंग एक्ट में ये कहा गया था कि मद्रास एंड बॉम्बे के जो गवर्नर्स हैं वो रिपोर्ट करेंगे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को एंड गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल रिपोर्ट करेगा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को एंड फिर वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को अपनी रिपोर्ट देंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि अभी भी ब्रिटिश गवर्नमेंट का डायरेक्ट कंट्रोल नहीं है ईस्ट इंडिया कंपनी पर और ये एक तरह से इनडायरेक्ट कंट्रोल है। ठीक है, तो बाय द हेल्प ऑफ पिट्स इंडिया एक्ट 1784 ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कंपनी पर अपना कंट्रोल बढ़ाने के लिए इंग्लैंड में एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल को एस्टैब्लिश किया। ठीक है, जिसमें 6 मेंबर्स थे और कंपनी के पॉलिटिकल एंड कमर्शियल मैटर्स को अलग अलग कर दिया। अब जो कंपनी के पॉलिटिकल मैटर्स थे उन्हें बोर्ड ऑफ कंट्रोल देखेगा और जो कमर्शियल मैटर्स थे उन्हें कौन देखेगा? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है, और ये जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है वो कहाँ एस्टैब्लिश होगा? वो होगा इंग्लैंड में। ठीक है, यानी इंग्लैंड में बैठा वो 6 मेंबर्स का बोर्ड ऑफ कंट्रोल इंडिया में कंपनी के पॉलिटिकल मैटर्स को रेगुलेट करेगा। ठीक है, और उस बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जो मेंबर्स हैं उनको सैलरी कहाँ से दी जाएगी? इंडिया के रेवेन्यू से। ओके, और सेकंड चीज़ ये हुई बाय द हेल्प ऑफ पिट्स इंडिया एक्ट 1784 कि जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल है उसमें टोटल मेंबर्स की जो काउंटिंग थी वो 4 से घटाकर कितनी कर दी? 3 कर दी। ठीक है, पहले उसमें 4 मेंबर्स थे फिर उसमें 3 मेंबर कर दिए। ठीक है, और गवर्नर जनरल को भी वोट करने का राइट दे दिया था। एंड सिमिलरली मद्रास और बॉम्बे की प्रेसिडेंसी में भी गवर्नर की जो काउंसिल थी एग्जीक्यूटिव काउंसिल उसमें भी 3-3 मेंबर कर दिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 में कि पहली बार इंडिया में कंपनी के अंडर जो एरिया था उसे ब्रिटिश पोजेशन इन इंडिया कहकर बुलाया गया। यानी पहली बार ये टर्म ब्रिटिश पोजेशन इन इंडिया यूज की गई। ओके, तो ये थे हमारे एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 एंड पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। Stay connected with BN by IAS for more such important videos. Thank you.